दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। अमरनाथ यात्रा के लिए कल श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में श्रद्धालुओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के आतंकी जनरल आसिम मुनीर ने आतंकवादियों को उकसाने वाला बयान दिया है। ठीक वैसा ही बयान जैसा पहलगाम हमले से 6 दिन पहले दिया था। पाकिस्तान शायद ऑपरेशन सिंदूर की मार 2 महीने से कम वक्त में ही भूल गया, लेकिन पाकिस्तान का आतंक चरित्र हिंदुस्तान नहीं भूला है। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान अगर दहशत फैलाने की साजिश कर रहा है तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि इस बार अगर कोई भी गलती धोखे से भी की गई तो कोई बचाने वाला उसको नहीं मिलेगा। मुनीर का आतंकी प्लान, फिर मार खाएगा पाकिस्तान। आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित में आज खबरों की शुरुआत पाकिस्तान के आतंकी चरित्र और उसकी नई चाल से। कुत्ते की पूंछ फिर भी एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान वो बेशर्म वाला है जिसे जितना पीट लो वो उसके बाद भी फिर से पिटने वाली हरकतें करता रहता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, तफसील से इसके बारे में दूंगी जानकारी। आसिम मुनीर का एक बयान है जिसमें आतंकवाद को वो जायज बता रहा है, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। पूरी खबर रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले ये वीडियो। आपने 30 सेकंड में पूरी पिक्चर देख ली, जो भारत ने 6 मई से 9 मई के बीच 3 किस्तों में बनाई थी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके 28 हमले किए। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों से लेकर उसके सैन्य ठिकाने तक मिट्टी में मिला दिए। 10 मई की सुबह तो पाकिस्तान रो रो कर जमीन पर लौटने तक लगा था कि सीज फायर कर लो। भारत मान भी गया और सीज फायर कर लिया गया। लेकिन जैसा कि लक्ष्य फिल्म में ओमपुरी ने ऋतिक रोशन से कहा था कि साहब लापरवाह मत हो जाना, पाकिस्तान पलट कर जरूर आता है। और देखिए, 50 दिन भी नहीं हुए, बुरी तरह से पिटे हुए पाकिस्तान ने फिर से साजिशें शुरू कर दी हैं, साजिशों पर उतर आया है। और इस बार साजिश की टाइमिंग अमरनाथ यात्रा से पहले की है। क्या है ये साजिश, पूरी खबर आपके सामने रखें उसके पहले कुछ सवाल हैं। क्या पाकिस्तान पहलगाम हमले से भी बड़े हमले पर आमादा है? क्या अमरनाथ यात्रा पर बहुत बड़े हमले की साजिश हो चुकी है? क्या आसिम मुनीर ने आतंकवादियों को फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर की डोज पाकिस्तान के लिए बहुत कम थी? क्या पाकिस्तान का परमानेंट इलाज पूर्ण युद्ध से ही होना तय है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आतंकवादियों को फिर भड़काया, बरगलाया है। कुछ ऐसा कहा जिससे आतंकवादी अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई बड़ी वारदात को अंजाम दें। कराची में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड के दौरान आसिम मुनीर ने क्या जहर उगला, उसका हर लाइन आपको गौर से सुनना चाहिए। India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. तो सुना आपने, आसिम मुनीर कश्मीर में आतंकी हमलों को हक की लड़ाई बता रहा है।
वो पहलगाम में मजहब पूछकर हिंदुओं के नरसंहार को जस्टिफाई कर रहा है। वो खुलेआम बोल रहा है कि पाकिस्तान इसे सपोर्ट करता है और करता रहेगा। वो साफ कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक जायज संघर्ष है। वो सीधे बोल रहा है कि कश्मीर में आतंक को पाकिस्तान समर्थन देता रहेगा। मुनीर ने भी यह भी कहा कि पाकिस्तान की नजर में कश्मीर अब भी विवादित है और कंडीशन रख रहा है कि कश्मीर मुद्दा सुलझे बिना न शांति संभव है न रिश्ते। इसी में मुनीर का एक और बयान सुने जिसमें वो कश्मीर में आतंकी हमलों को, बेकसूरों की हत्याओं को अल्लाह की मर्जी से जोड़ता है। एक बार फिर मौलाना मुनीर बनकर बोल रहा है, जहर उगल रहा है। And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. यह आसिम मुनीर का वही जहर है जो उसने 17 अप्रैल को भी ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में उगला था, जिसमें उसने हिंदू मुसलमान वाली जिन्ना टू नेशन थ्योरी दोहराई और कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान इसे कभी नहीं भूलेगा। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. और मुनीर के इसी बयान के ठीक 5 दिन के बाद पहलगाम में हमला हुआ था। धर्म और पहचान पूछकर पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें मार दिया था। भारत साफ कर चुका है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे मुनीर का यही ग्रीन सिग्नल था। आसिम मुनीर के फिर से उसी तरह के बयान की टाइमिंग को गंभीरता से नोट किया गया है। इसे हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि मुनीर ने इस बार आतंकी बोल अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले बोले हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इसके 2 रूट हैं। श्रद्धालु 48 किलोमीटर के पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर के बालटाल रूट से पवित्र गुफा में पहुंचेंगे। 38 दिन की यात्रा में 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हर दिन 15,000 यात्री रूट पर रवाना होंगे। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट में सुरक्षा बलों के 50,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। सुरक्षा में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की 580 कंपनियां लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। पूरी यात्रा रूट की सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। यात्रा मार्ग पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है। यात्रा को लेकर कई राउंड की सिक्योरिटी ड्रिल की गई। बॉर्डर पर बीएसएफ खासतौर पर चौकन्नी है। पाकिस्तान से सटे जम्मू की 200 किलोमीटर की सीमा पर बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान के शकरगढ़ और सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए थे, लेकिन इस पर अब भी नजर बनी हुई है। इन बॉर्डर पर पुरानी टनल भी लगातार खंगाली जा रही है, जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहा है। अमरनाथ यात्रियों को सुने जिनके हौसले पर ऐसे किसी आतंकी अंदेशे का असर नहीं है, जिन्हें पूरा भरोसा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई डर नहीं है। व्यवस्था भी नंबर 1 की सरकार की तरफ से। सर कुछ डर नहीं है। भोले बाबा की कृपा है, सब पर आशीर्वाद है। किसी भी भक्त को कोई भी डर नहीं है। बाबा बर्फानी के लिए जो प्यार है वो किसी भी चीज से कम ना हुआ है, ना होगा और ना कोई कर पाएगा। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, तलोदे से आए हुए हैं। हमारे में कोई डर नहीं है। कश्मीर बहुत अच्छा है, इधर से घूमो और इधर के लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है, कोई डर की बात नहीं है। सिक्योरिटी बढ़िया है, जगह जगह पे सीआरपीएफ वाले खड़े हैं। सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता है। अमरनाथ यात्री भी बेखौफ हैं, लेकिन इसके बाद भी निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता कि पाकिस्तान कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। खासकर मौलाना मुनीर की तकरीर के बाद तो हरगिज से नहीं। अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तान का लंबे समय से हथकंडा रहा है कि पहले आतंकवादियों को घुसपैठ करा के यात्रा पर हमले करे, फिर दुनिया को दिखाकर शोर मचाए कि कश्मीर में कुछ नॉर्मल नहीं है। 30 साल में अमरनाथ यात्रा पर 36 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 53 यात्रियों की जान गई, 167 लोग घायल हुए थे। 1994 में हरकत उल अंसार ने यात्रा में पहला अड़ंगा डाला था। इस आतंकी हमले में 2 तीर्थयात्री मारे गए। 1 अगस्त 2000 को सबसे बड़ा हमला हुआ। आतंकवादियों ने पहलगाम बेस कैंप में 30 यात्रियों की हत्या कर दी थी।
20 जुलाई 2001 को आतंकवादियों ने शेषनाग रूट पर हमला किया था। 13 यात्री मारे गए, 15 घायल हुए। 6 अगस्त 2002 को पहलगाम के नुनवान कैंप में 11 यात्रियों की गोली मारकर जान ले ली, 30 लोग घायल हुए थे। 21 जून 2006 को बेस कैंप से श्रीनगर जा रही बस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में 5 यात्री घायल हुए थे। आखिरी हमला 10 जुलाई 2017 का था, जिसमें 7 अमरनाथ यात्री श्रद्धालु मारे गए, 18 बुरी तरह से जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान सबसे ज्यादा बेचैन है कि हालात नॉर्मल कैसे हो रहे हैं, और आतंकवादियों को बीते 6 साल में तेजी से वहां पर सफाया भी किया गया। इसीलिए आसिम मुनीर और आईएसआई की साजिश हो सकती है कि अमरनाथ यात्रा पर हमले से पाकिस्तान फिर वही माहौल बनाने की कोशिश करे जो 2019 से पहले तक था। पहलगाम हमले से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा फिर उछालने की कोशिश की है। हालांकि उसे बहुत भारी भी पड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से उसकी दुर्गति हुई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी लगा हुआ है कि कश्मीर को चर्चा में बनाए रखे। इसी का सबूत है आसिम मुनीर का नया बयान, और इसीलिए अंदेशा है कि वो अमरनाथ यात्रा को भी आतंकवादियों का टारगेट बना सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ऐसी किसी भी हरकत के अंजाम का अंदाजा ना हो। उसे पता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं बल्कि ऑन है, और पाकिस्तान को लेकर भारत अपना न्यू नॉर्मल भी बता चुका है कि उसकी तरफ से अब एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और भारत वही जवाब देगा। तो 6-7 मई की रात से 9-10 की रात के बीच जिस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरह की आतंकी हरकत खलल डालने से पहले जाहिर है पाकिस्तान को यह चेतावनी प्रधानमंत्री की याद रहेगी, और खासतौर से आसिम मुनीर को भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है और इसका अंजाम आसिम मुनीर खुद देख चुका है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। खबर अमेरिका से है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की जमीन से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की पोल खोली है। ट्रंप के उस झूठ को एक्सपोज किया है जो वो बार बार सीज फायर पर बोल रहे हैं। अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सलीके से धज्जियां उड़ाई हैं। एस जयशंकर की ओर से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। जयशंकर ने ट्रंप के उन दावों को साफ तौर से खारिज किया कि सीज फायर उन्होंने कराया। एस जयशंकर ने अमेरिका की जमीन पर कहा कि 9 मई की रात जेडी वेंस का फोन आया तो वो पीएम मोदी के साथ थे। जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने साफ कहा था ऐसा हुआ तो भारत उससे भी बड़ा हमला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान के हमलों का बड़ी तेजी से जवाब दिया था। भारत पहले भी साफ कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एस जयशंकर का यह बयान इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि यह बयान, यह इंटरव्यू अमेरिका की धरती पर जाकर उनकी ओर से दिया गया है, यह कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। 10 मई को सीज फायर के बाद से अब तक डोनाल्ड ट्रंप 18 बार दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। उम्मीद है कि इस बयान के बाद कम से कम अब वो अपना मुंह इस मामले में बंद रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देश की खबर का रुख करेंगे, लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर चुनाव होने हैं लेकिन पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। मौलाना, पाकिस्तान, नमाजवादी, शरिया और इस्लामिक मुल्क, ये वो शब्द हैं जो बिहार की फिजा में दस्तक दे चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इन शब्दों की गूंज और तेज होने वाली है।
जिस बिहार में जाति की सियासत हावी रहती है, उस बिहार की राजनीति को बीजेपी धर्म के जरिए काउंटर करने की कोशिश में जुटी हुई है। सबसे पहले बिहार में जाति वर्सेस धर्म की जंग का सबसे नया ट्रेलर देखिए। वाले पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकते हैं। कैसी आपत्ति है भाई? आपके वक्तव्य भड़काऊ और जो गैर संवैधानिक कृत्य हैं उसको बढ़ावा देते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा ऐसे किसी नेता की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो और नमाजवादी हो, उनकी जगह भारत में नहीं है। कान खोल के सुन ले, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। तो ये शरिया कानून की बात करते हैं, ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जहरीली सोच है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बीजेपी के इस हमले के बाद अब एक नई तस्वीर देखिए जो बीजेपी बिहार के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुई है। एआई जनरेटेड तस्वीर में तेजस्वी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी के दाएं हाथ में संविधान की लाल किताब है, बाएं हाथ से पीछे हरी किताब छिपा रखी है जिसके कवर पर शरिया कानून चस्पा है। बीजेपी ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया है, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। चुनाव तक आरोपों की तीव्रता और तेज हो सकती है। हालांकि बीजेपी के इस पाकिस्तानी बाउंसर पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करने के लिए शाम को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके आरोपों पर जवाब दिया। सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। वक्त के खिलाफ जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सर, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। जिस वक्फ कार्यक्रम का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो 2 दिन पहले ही 29 जून को पटना में आयोजित हुआ, जिसे वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ नाम दिया गया। रैली में तेजस्वी ने सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मुस्लिमों की भारी भीड़ से वादा किया कि सत्ता में आते ही वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सुनिए। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी। तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। 3 दिन पुराने तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को दोहराया। तेजस्वी के इस बयान को बीजेपी ने तुष्टीकरण से लेकर संविधान विरोधी और पाकिस्तान परस्त तक करार दिया है। तेजस्वी के वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होने और बीजेपी का तेजस्वी को मौलाना कहना बिहार चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर रहा है। तेजस्वी ने वक्फ बिल के खिलाफ मुखर आवाज उठाकर खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश की। मुस्लिमों का एक मुश्त वोटिंग पैटर्न सत्ता का गणित बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम होता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है। 47 सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है। वैसे बिहार में मुस्लिम वोट परंपरागत तौर पर आरजेडी को मिलता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में ओवैसी ने भी सीमांचल में काफी सेंधमारी की। इस बार भी ओवैसी की सीमांचल में मौजूदगी काफी बढ़ गई है, लिहाजा तेजस्वी भी खुलकर मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। हालांकि तेजस्वी का यह स्टैंड उनकी A to Z पॉलिटिक्स की बजाय MY समीकरण ज्यादा दिखाई देता है, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की राजनीति। तो क्या तेजस्वी दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस और गैर यादव ओबीसी के लिए मुकेश सहनी जैसे सहयोगियों पर आश्रित हैं? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव की ओर से किस तरह का कमाल किया जाता है, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।
बिहार में जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे चौंकाने वाली कहानियां और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब एक पोस्टर को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्माया हुआ है। पोस्टर जेडीयू का है और इस पोस्टर पर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जेडीयू के पोस्टर पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई हो दफ्तर के ठीक बाहर। राजनीतिक विरोधी ये कहने लगे हैं कि नीतीश का जादू फीका पड़ चुका है, लिहाजा उन्हें नरेंद्र मोदी का सहारा चाहिए। पहले पटना से हमारी सहयोगी निधि श्री की जनहित की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर इस पोस्टर पॉलिटिक्स का जनहित में करेंगे विश्लेषण। सामने ये तस्वीर आपको नजर आएगी, एक दीवार पर पोस्टर चिपका हुआ है, महिलाओं की जय जयकार फिर से एनडीए सरकार। इस तस्वीर में जेडीयू का चुनाव चिन्ह है और साथ में आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर आएंगे और दूसरी तरफ, इसी तस्वीर की दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। ये पोस्टर यानी ये तस्वीर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर लगा हुआ है, जो कि संभवतः बीते कई सालों में पहली बार हुआ है। नए पोस्टर्स में एक सामने आपको नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, यानी ये दूसरी तस्वीर है, दूसरा पोस्टर है जिसमें सीएम नीतीश कुमार के ठीक बगल में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुस्कुराती हुई एक तस्वीर नजर आएगी। लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, यानी नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें लगाई गई हैं, ये तीसरी तस्वीर है। अब मैंडेट का मकसद जो है वो यही है, महिला, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार और उद्योग को लेकर के ये आपको पूरे दीवार पर पोस्टर्स जो है वो चिपके हुए नजर आएंगे और ये आज सुबह से ही बिहार की सियासत की नई कहानी गढ़ रहा है। इन पोस्टर की खास बात यह भी है कि जेडीयू दफ्तर की दीवारों पर लगे इन पोस्टर का रंग पीला और हरा है। इसके आसपास का रंग ही बीजेपी के झंडे का रंग भी होता है। पोस्टर पर अलग अलग तरह के स्लोगन भी लिखे गए हैं। एक पर लिखा है महिलाओं की जय जयकार फिर से एनडीए सरकार, एक पर लिखा है नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, एक पर लिखा गया है लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। खास बात यह भी है कि अलग अलग पोस्टरों पर स्लोगन बदलने के साथ साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश की तस्वीरें भी अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के साथ नीतीश का गठबंधन बीच के कुछ सालों को छोड़ दें तो 1996 से है। बीच में जीतन राम मांझी वाले छोटे से कार्यकाल को अलग रखें तो नीतीश खुद 2005 से मुख्यमंत्री हैं और पहली बार ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पार्टी पोस्टर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर भी नीतीश कुमार के साथ लगाई गई है। मोदी के पीएम बनने के बाद से बिहार में विधानसभा के 2 चुनाव हो चुके हैं, तीसरा सामने है। इन्हीं मोदी के नाम पर 2015 में नीतीश बीजेपी से अलग हो चुके थे, लालू के साथ थे, लेकिन तब भी पार्टी के पोस्टर बॉय अकेले ही थे। 2020 में मोदी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मोदी पीएम थे, लेकिन जेडीयू के पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीरें अकेले ही दिखाई देती थीं। पार्टी दफ्तर की दीवारों और होर्डिंग पर नीतीश दिखते थे, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जेडीयू दफ्तर की दीवारों पर पोस्टर बदल चुका है। नीतीश अकेले पोस्टर बॉय नहीं है, बराबर की जगह जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ले रखी है। सवाल यह है कि अब बिना मोदी के सहारे नीतीश की राजनीतिक नाव आगे नहीं बढ़ सकती। क्या कहते हैं बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग, उसके बारे में आपको दे जानकारी। उसके पहले जेडीयू दफ्तर में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी क्या राय जाहिर की है, इस पर देखिए। प्रधानमंत्री जी जो है जदयू के हर एक कार्यकर्ता के दिल में है। सब लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। गठबंधन बिहार में जब से है और इतना मजबूती से काम किया गया है तो निश्चित रूप से एनडीए को हम लोग को बढ़ावा देना है। दोनों पहिया साथ नहीं चलेगा तब तक नहीं काम कर सकते। हम लोग साथ हैं तो साथ मिलकर चल रहे हैं। दोनों साथ हैं तो बिहार के विकास को गति मिला है। एक सियासी सच्चाई इस वक्त की यह है कि नीतीश उम्र के आगे और उनकी तबीयत भी खराब होती है, जिसके कारण वो बेबस रहने लगे हैं। जो नेता कभी राजनीतिक विद्रोहियों से हारा नहीं, वो उम्र से हार रहा है। शायद यही वजह है कि जेडीयू को पोस्टर पर भी मोदी की जरूरत अब महसूस हो रही है। 6 महीने पहले और आज की इन 2 तस्वीरों से जेडीयू के अंदर की इस जरूरत को आप महसूस कर सकते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर की इन्हीं दीवारों पर इसी तरह के नारों के साथ कुछ पोस्टर लगे थे, लेकिन उन पोस्टरों पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश की ही तस्वीर रहा करती थी। लेकिन 6 महीने में तस्वीर बदल चुकी है।
दूसरी तस्वीर उस बदलाव की गवाही दे रही है। जेडीयू में बदलाव के इस बयान पर आरजेडी हमलावर है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि उनका गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं, विचार और विकास का है। जेडीयू समाप्ति की ओर है। जेडीयू वालों को हिम्मत है तो बीजेपी कार्यालय में आदरणीय नीतीश जी की तस्वीर लगाकर दिखा दे। जेडीयू समाप्ति हो गई है, ये बात लगातार तेजस्वी जी बोल रहे थे, वो सामने आ गया। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। जोड़ी कामयाब रही है लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में 2025 में ये जोड़ी कामयाब हो, यही अपेक्षा है। नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं सत्ता उधर ही चल पड़ती है। नीतीश कुमार के पोस्टर पर मोदी की तस्वीर बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इन्हीं नीतीश कुमार ने 15 साल पहले साल 2010 में पोस्टर की वजह से ही बीजेपी नेताओं का रात्रि भोज रद्द कर दिया था। यह कहानी तब देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर बनी थी। आगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल यह कि नीतीश ने मोदी के साथ वाली तस्वीरों के पोस्टर क्यों बनवाए? क्या बिहार में नीतीश का जादू फीका पड़ने लगा है? क्या जेडीयू को राजनीति करने के लिए मोदी की जरूरत है? क्या वाकई में जेडीयू पर बीजेपी का नियंत्रण हो रहा है, या पोस्टर के जरिए एकता का संदेश देने की कोशिश है? क्या ये जताने की कोशिश है कि बीजेपी से नीतीश अब अलग नहीं होंगे, या फिर ये पोस्टर किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब हमने सालों से नीतीश कुमार की सियासत को समझने वाले बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से बातचीत करके की। सुनिए। जेडीयू की तरफ से ये काउंटर एक तरफ से है कि नहीं, आपको यह दबाव की राजनीति की 25 से 30 नीतीश कुमार ही हैं, आपको भी कहना पड़ेगा, इसीलिए ये लोग लगाए हुए हैं, दोनों का लगा करके। हाँ, ये आपका कहना सही है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री का फोटो लगा, तस्वीर लगाना पड़ा, पेंटिंग करनी पड़ी नीतीश कुमार के साथ। मुझे लगता है कि ये लोग भी, जेडीयू के भी लोग अब मानने लगे हैं कि हमारे नेता जो है उतना मजबूत पॉलिटिकली नहीं है जितना हुआ करते थे। इसलिए अब ये मानने में परेशानी हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से मानना चाहिए कि जो नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो आज का पोस्टर जिस पर मोदी नीतीश दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, और 16 साल पहले साल 2009 की तस्वीर भी आप देख लें, जिसमें नीतीश और मोदी एक दूसरे का हाथ उठाए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जब पोस्टर की शक्ल में बिहार के अखबारों में छपी तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को दिया गया भोज का न्योता रद्द कर दिया था, नाराज हो गए थे। साल 2009 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लुधियाना में 10 मई 2009 को एनडीए की बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में मोदी और नीतीश का यह वीडियो वायरल हुआ था। इसके अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव था और 2010 के चुनाव से पहले जून महीने में पटना में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तभी 12 जून 2010 की सुबह बिहार के अखबारों में एक पोस्टर छपा। उस पोस्टर में मोदी और नीतीश की यही तस्वीर छपवाई गई थी। नीतीश कुमार इस पोस्टर के छपने से इतने नाराज हो गए, नाराजगी में बीजेपी नेताओं को दिया गया डिनर का कार्यक्रम ही उन्होंने रद्द कर दिया। अब नया पोस्टर सुर्खियों में है, और ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पोस्टर का ये जो 360 का दायरा घूमा है, और घूम कर देखिए किस रूप में सामने आया है, वह बिहार की जनता के समक्ष है। और जनहित में आगे बढ़ते हुए आज की स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो चला है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो जरूरी कोरम पूरा करना था, वो कोरम पूरा हो चुका है। खबर है कि इसी हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नए अध्यक्ष के नाम को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है। आज महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से रविंद्र चव्हाण को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी किरण रिजिजू ने रविंद्र चव्हाण के नाम का ऐलान किया। मराठा समुदाय से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। इसके साथ ही आज हिमाचल प्रदेश में भी राजीव बिंदल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। राज्य के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। आज ही उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को निर्विरोध दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले कल ही वीपी रामालिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया। कल ही बेइचुआ को मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
आंध्र प्रदेश में पीवीएन माधव और तेलंगाना में आरएसएस से जुड़े एम रामचंद्र राव को जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी गई थी। 21 राज्यों में अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। अब आज बीजेपी अध्यक्ष के लिए मध्य प्रदेश में भी नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल ने अपना नामांकन भरा है। हेमंत खंडेलवाल सीएम मोहन, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। एमपी में अध्यक्ष का ऐलान कल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में परसों नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। दमनदीव में 6 जुलाई को, ओडिशा में 8 जुलाई को अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। अगले हफ्ते की शुरुआत तक अधिकांश राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब किसी भी दिन बीजेपी अध्यक्ष के नाम का सस्पेंस खत्म हो सकता है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अध्यक्ष का नाम तय कर लिया है। ऐसे में किसी भी दिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शेड्यूल दिल्ली के मुख्यालय से जारी हो सकता है और बहुत संभव है कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए। सवाल ये कि कौन बनेगा नया अध्यक्ष? क्या बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाने जा रही है और शिवराज सिंह चौहान उस रेस में आगे हैं? या फिर अध्यक्ष की रेस में यादव जाति से आने वाले चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बाजी मारेंगे? ओबीसी चेहरे में तीसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी चुनावी रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। ऐसे में इनका नाम भी रेस में चल रहा है। लेकिन तीनों के तीनों नाम ओबीसी समुदाय से आते हैं और माना ये जा रहा है चूंकि पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से हैं, ऐसे में सत्ता और संगठन का संतुलन बनाने के लिए गैर ओबीसी पर दाव लगाया जा सकता है। ऐसे में एक चर्चा मनोहर लाल खट्टर को लेकर है, जो कि पंजाबी खत्री समाज से आते हैं। पीएम मोदी के न सिर्फ करीबी हैं बल्कि आरएसएस की पृष्ठभूमि भी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आरएसएस की पसंद का होना और संगठन का माहिर होना दोनों जरूरी है। खट्टर दोनों में ही खरे हैं। खट्टर निर्विवाद नेता हैं। उनकी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली सियासत है। ऐसे में उन्हें फ्रंट रनर माना जा सकता है। लेकिन चुनौती सिर्फ पसंद भर की नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के बाद ही सरकार में भी फेरबदल प्रस्तावित है। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल पश्चिम बंगाल में और 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाम ब्राह्मण की पॉलिटिक्स शुरू की है, वैसे में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी होकर ही जाता है। ऐसे में यूपी में वापसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 2027 में यूपी में चुनाव है। अखिलेश की कोशिश पिछड़ी जाति के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। अब तक यूपी में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी फाइनल नहीं किया है। वैसे भी बीजेपी वर्तमान से ज्यादा भविष्य पर फोकस करती है। ऐसे में अनुभवी के साथ ही किसी युवा चेहरे पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। और इस वक्त मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मेघा, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? रेस में सबसे आगे कौन सा नाम चल रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? ऐसा है चित्रा कि जितनों का नाम चल रहा है उन सब से मेरी अलग अलग मुलाकात मुझे लगता है पिछले 15 से 20 दिन में हो गई है। जितने 4 नाम जो सिर्फ हम नहीं कई अलग अलग अखबार और चैनल चला रहे हैं और चारों का ये कहना है कि आप जिसका भी नाम चलाएंगे वो तो डेफिनेटली नहीं होगा।
तो ऐसा है कि अभी चित्रा समझ में तो यही आ रहा है कि रेस में जो 4 नाम के बारे में हमने भी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और मुझे लगता है पिछले 6 महीने से हम लोग घूम फिर के ये 4 से 5 नाम के बारे में ही बात कर रहे हैं। शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान से करूंगी, शिवराज सिंह चौहान पे जाऊंगी, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, और एक कंसेंसस कैंडिडेट के हिसाब से राजनाथ सिंह जी का भी नाम चल रहा है। अब ऐसा है कि हम सब ने देखा है कैसे 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है चित्रा, और 1 साल से एक तरीके से आप कहिए तो सहमति नहीं हो पा रही है। सच्चाई यही है, चाहे आरएसएस कुछ कहे या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि एक नाम पे सहमति नहीं हो पा रही है। और हर बार बहाना यही बनाया जा रहा था कि हमारा कोरम नहीं कंप्लीट हुआ है, जो प्रदेश अध्यक्षों की को चुनना है वो कोरम नहीं कंप्लीट हुआ है। कोरम अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आज लगभग 5 नाम का ऐलान कर दिया गया है अलग अलग प्रदेशों में, और वो 5 नाम के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये 5 नाम ऐलान करने के बाद में अब आप 19 का कोरम जो आपको कंप्लीट करना था वो कोरम आपने कंप्लीट कर लिया। और प्रधानमंत्री जी, जैसे हम लोगों ने बताया भी अपनी रिपोर्ट में, प्रधानमंत्री जी कल निकल रहे हैं, 2 तारीख को निकल रहे हैं 5 देशों के दौरे पर, अर्जेंटीना, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह जाएंगे, और 9 तारीख की रात को, जहां तक मैं उनका शेड्यूल समझ रही हूँ, 9 तारीख की रात तक 10 तारीख की सुबह प्रधानमंत्री वापस भारत में होंगे। तब तक मुझे लग रहा है तब तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा चित्रा। प्रधानमंत्री जी वापस आए और सत्र जो शुरू हो रहा है मॉनसून का वो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो ये जो 10 दिन का टाइम है, 10 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक, इस 10 दिन में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा उसका नाम अब पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंतजार बहुत ज्यादा लंबी हो गई। और अगर अब नहीं होगा तो बिहार के चुनाव के बाद ही शायद फिर ये समय मिले पार्टी को काम करने के लिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है बिहार के चुनाव के लिए, उन्हें पूरी पार्टी को अब उसमें लगना है। तो या तो वो अभी इस 10 दिनों में नया अध्यक्ष ले आए, जो कि अब बात चल रही है कि मानसून सत्र के पहले नया अध्यक्ष आ जाएगा। तो ये जो 5 नाम मैं आपको बता रही हूं चित्रा, इन 5 नाम से डेफिनेटली एक होने की आशंका है। बिल्कुल, इन 5 नामों में से एक के होने की संभावना है। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। सबसे पहले कोशिश करेंगे आप तक वो नाम पहुंचाने की। खबरों में आगे बढ़ते हुए सियासत से हटकर बात सिस्टम की नाकामी की। बिहार के जहानाबाद में एक सड़क चर्चा में है। वजह है सड़क पर मौजूद पेड़ सड़क किनारे नहीं है, बीच से ही सड़क निकाल दी गई। क्या है ये पूरा का पूरा मामला? सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती हुई यह रिपोर्ट देखिए। धन्य है बिहार सरकार, धन्य है बिहार का सिस्टम, और धन्य है बिहार के साहिब। अंधेर गर्दी का इससे बड़ा ना तो सबूत हो सकता है और ना ही कोई मिसाल। बीच सड़क पर ना तो पेड़ रातों रात इतने बड़े हुए और ना ही रातों रात कोल तार वाली ये सड़क बन गई है, लेकिन सोते सिस्टम को कौन जगा? सरकार के कमी है कि नहीं हटा रहे हैं। ये सत्य है कि गया से लेकर पटना से लेकर गया, बोध गया, सगरो आता है जाता है गाड़ी। कौन घड़ी का होगा धोखा होगा गाड़ी के, घोड़ा के, आदमी के, वो एकरा लिया दिया है। पता नहीं बिहार के हुक्मरानों के कानों तक इन बूढ़े बाबा की बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही तो हम पहुंचा दे रहे हैं। देख लीजिए नीतीश जी, देख लीजिए नवीन बाबू, ये आपके ठेकेदारों की करतूत है। इस इलाके के लोग
पटना इसी रास्ते से आते जाते हैं, किसी दिन अनहोनी हो गई तो ये मत कहिएगा कि पता नहीं था। यहाँ से वहाँ तक के दर्जनों पेड़ लगा हुआ है, इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और नहीं यहाँ सीओ वीडियो का भी कोई ध्यान है, समझे। इसलिए दुर्घटना का हमेशा अति बना हुआ रहता है। हमारी टीम ने जब जाकर पड़ताल की तो पता चला कि रात में यहाँ कोई रोशनी का इंतजाम भी नहीं है, यानी कभी चलती गाड़ी की लाइट ने धोखा दिया तो क्या होगा, महज कल्पना कीजिए, रूह कांप जाएगी। लेकिन इलाके के साहब को क्या है, कह रहे हैं संज्ञान में है, बावजूद इसके आंख में धूल झोंककर कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क बना डाली। वन विभाग में फाइल अब भी पेंडिंग है। वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनके रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया है कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। अब आते हैं असली जनहित के मुद्दे पर। सवाल तो ये है कि जब वन विभाग ने हरी झंडी नहीं दी तो पेड़ों के बीच सड़क बनाने की इजाजत किसने दे दी? क्या ये इलाके के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? पेड़ों की वजह से हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वन विभाग की मंजूरी के बिना सड़क का निर्माण कैसे हुआ? जब सड़क बनाई जा रही थी तब स्थानीय प्रशासन क्यों सोया था? वन विभाग ने पेड़ काटने को मंजूरी नहीं दी तो पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? और सवाल ये भी कि वन विभाग में मामला क्यों पेंडिंग है? जितना पेड़ है उसके 3 गुना पेड़ लगाए जाना है, उसके बावजूद ही अनुमति मिलेगी। और लगाने के लिए जो है 3.60 एकड़ जमीन यहाँ विभाग के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई थी, जो कि शायद अभी नहीं मिल पाई, उपलब्ध नहीं हो पाई। कुल 7 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण होना है। 98 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है। बिहार में विकास की गति को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये काम 2022 का अप्रैल में शुरू हुआ था, 2025 का अप्रैल में खत्म होना था, लेकिन पेड़ और अतिक्रमण की बाधाओं के कारण अभी तक मात्र 30% काम ही पूरा हो पाया है। ₹98 करोड़ इस रूट पर सड़क बनाने में खर्च किए गए हैं। सड़क का हाल क्या है आपने देख लिया। दोपहिया वाहनों को जब गुजरने में इतनी परेशानी हो रही है तो 4 पहिया वाहनों का क्या हाल होता होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। सीधे एक्सीडेंट को, मौत को दावत देती हुई है ये सड़क, जिसमें 98 करोड़ रुपए बिहार के लोगों के खर्च किए गए हैं। अब इस पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, सत्ताधारी दल के नेता सफाई दे रहे हैं। सड़क पर अगर पेड़ है जहानाबाद में गुमटी के पास, सरकार ने डीपीआर तैयार करके टेंडर किया, कार्य हो रहा है, सड़क पर पेड़ है तो उसको देखना किसी काम है? सरकार का ही ना। शासन के अदुर्दशा के कारण अगर दुर्घटनाएं घटती है और बीच में पेड़ जब रहता है तो सड़क का अस्तित्व भी थोड़ा कम पड़ जाता है, तो इसका निर्वहन शासन को करना चाहिए अपने कर्तव्य का। सरकार के पर्यावरण विभाग इस पर निगाह बनाए हुए है, रोड विभाग इस पर निगाह बनाए हुए है, प्रशासन के संज्ञान में है और सरकार इस पर तुरंत जो उचित निर्णय होगा वो लेगी। संबंधित पदाधिकारियों से हमारी भी बातचीत होगी कि ऐसा क्यों है, और हमें लगता है कि जो पदाधिकारी हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मसलों को देख रहे हैं और बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। बिहार में बीते साल तक पुल गिरने की तस्वीरें अधिकतर हम सामने देखे और इस बार देखिए सड़क का क्या हाल है। और अब रुख करते हैं थाईलैंड का, जहां पर प्रधानमंत्री को फोन लीक की कीमत, वहां की प्रधानमंत्री को फोन लीक की कीमत सस्पेंड होकर चुकानी पड़ी। कोर्ट ने पीएम पायतोगॉन शिनावात्रा पर लगे गंभीर आरोप को देखते हुए उन्हें नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री शिनावात्रा के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू कर दी। जांच पूरी होने तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। अंतिम फैसला आने तक डिप्टी पीएम फुमथन बेचायाचाई सरकार चलाते रहेंगे। दरअसल शिनावात्रा पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। दोनों नेताओं की ये बातचीत लीक हो गई, जिसके बाद थाईलैंड में पीएम शिनावात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
जनता उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई थी। कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन पर कोर्ट कार्रवाई के बाद अब विराम लगा सकता है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के अच्छे संबंध रहे, लेकिन मई में तस्वीर बदल गई। 28 मई को दोनों देशों की सेनाओं की भिड़ंत हो गई थी। दोनों देशों के रिश्तों को फिर पुराने मकाम तक पहुंचाने की पहल हुई। प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने कंबोडिया के नेता से शांति की अपील की। इस दौरान उन्होंने तनाव का ठीकरा सेना पर मढ़ दिया। दोनों की ये बात लीक हो गई, जिसके बाद अब जरा सोचिए प्रधानमंत्री का एक देश में क्या हाल हो गया। और अब आज का जनहित मंत्र, मशहूर शायर कैफी आजमी की दिल छू लेने वाली लाइनें। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।